गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने मनु एवं शुक्राचार्य के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया था। आज हम कौटिल्य अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता माने गए हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति परक परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसकी रचना 321 से 300 वर्ष ईसा पूर्व के बीच होने का ऐतिहासिक मत है। कौटिल्य ने समकालीन आर्थिक समस्याओं व अर्थव्यवस्था पर जितना अधिक चिंतन मनन किया, उतना किसी अन्य आचार्य ने नहीं किया। चूँकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं कृषि, उद्योग, व्यापार, मापतोल, सार्वजनिक वित्त, नीति, संपत्ति पर अधिकार आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कौटिल्य एक प्रबुद्ध विचारक, महान दार्शनिक एवं कूटनीतिज्ञ था। उन्होंने ज्ञान की 4 शाखाओं का चित्रण किया। त्रयी अर्थात जिसमें त्रयी धर्म दर्शन, जिसमें वेद वेदांगों के ज्ञान के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन किया। वार्ता अर्थात अर्थशास्त्र। आन्विकी अर्थात जिसमें दर्शन शास्त्र, तर्क, विवेक, न्याय के सिद्धांत, और दंड नीति अर्थात जिसमें राज्य तंत्र एवं राजनीति से संबंधित विषयों का अध्ययन किया गया। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ व काम के आधार पर ही मानव जीवन का विवेचन किया। उन्होंने अर्थ को प्रधानता दी, क्योंकि अर्थ के बिना किसी प्रकार का कार्य संभव नहीं होता। सदियों से स्थापित धर्म प्रधानता की भावना एवं आदर्शवाद के विरुद्ध कौटिल्य की अर्थ विचारधारा एवं भौतिकवाद का प्रादुर्भाव हुआ था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनुष्य के व्यवहार एवं जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि की प्राप्ति एवं उसके रक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। उनके विचारों से ये बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को पुरातन नीति, धर्म एवं परंपराओं से मुक्त करके वास्तविक भौतिकवाद की वास्तविक इहलौकिक धरती पर उस अर्थशास्त्र को लाकर रख दिया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन या अर्थ का शास्त्र न होकर इससे भी अधिक व्यापक एवं विस्तृत शास्त्र है। अर्थ तथा वित्त से संबंधित शास्त्र का नाम वार्ता है, अर्थशास्त्र नहीं। उनके अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने अर्थशास्त्र को धर्म, नीति एवं दर्शन शास्त्र से पृथक किया। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र को राज्यशास्त्र का एक अंग माना, क्योंकि राज्यशास्त्र के 4 मुख्य कार्य हैं: अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का प्रयास, प्राप्य वस्तु का रक्षण, उचित रूप से रक्षित वस्तु की वृद्धि करना, और वृद्धि से प्राप्त को उचित कामों में लगाना। तो ये जो राज्य तंत्र के 4 कार्य हैं, इसमें से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में प्रथम 2 बातें प्राप्त भूमि का रक्षण और नई भूमि की प्राप्ति के प्रयास, ये उन्होंने माने हैं। अब हम देखते हैं उनके आर्थिक विचारों में उत्पादन, भूमि एवं कृषि संबंधी विचार। कृषि एवं भूमि संबंधी समस्याओं पर उन्होंने काफ़ी गंभीर एवं व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि कृषि का अधिकांश भाग राजा के अधीन हुआ करता था। कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। राजा अनुजाऊ एवं ऊसर भूमि पर गांवों को बसाया करता था। समाज के लोग जितनी भूमि अपने अधिकार में रखकर
उत्पादन करते थे उसके बदले में राजा को उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में देते थे। कृषि करने हेतु कौटिल्य ने विभिन्न नियमों का उल्लेख किया। कौटिल्य ने लिखा है कि कृषि विभाग के प्रबंधकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे उत्पादन की विभिन्न विधियों का पूरा ज्ञान हो। कौटिल्य ने वस्तुतः अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का जिक्र किया है। कृषि के विभिन्न प्रकार के अन्नों का उत्पादन करने की प्रक्रिया बताई। कृषि उत्पादन के साथ साथ आभूषण, रत्नों, शिल्प सामग्री, सूती ऊनी कपड़ों का उत्पादन भी किया जाता था। व्यापारिक प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चा माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता था। इसके संबंध में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से विचार किया है और अपनी व्यवस्था भी दी। सिंचाई हेतु सामान्यतः वर्षा पर ही निर्भर रहना बताया गया। वर्षा के अतिरिक्त भी कुआं, तालाब, नहरों आदि के द्वारा भी खेत की सिंचाई करके उत्पादन बढ़ाने के नियम बताए गए हैं। अलग अलग स्रोतों से सिंचाई कर का निर्धारण भी भिन्न भिन्न था। सिंचाई हेतु कौटिल्य बांध बनाने की व्यवस्था देते हैं और बांध को हानि पहुंचाने वालों के लिए दंड की भी व्यवस्था का निर्देश देते हैं। पशुपालन। प्राचीन भारतीय व्यवसायों में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय पशुपालन है। पशुओं के चरने हेतु गोचर भूमि का उल्लेख है। पशुओं को चराने वालों के लिए मजदूरी निर्धारित की गई थी। कौटिल्य ने उनके खाने पीने के प्रबंध को लेकर क्षति पहुंचाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के विधानों का भी उल्लेख किया है। अब आता है उद्योगों संबंधी विचार। उद्योगों के बारे में कौटिल्य की आर्थिक नीति की 3 प्रमुख बातें थी: अधिकतम उत्पादन, अधिकतम राज्य आय और अधिकतम जनहित। उनके विचारों में आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत उत्पादन वृद्धि ही है और उन्होंने उद्योगों को 2 श्रेणी में विभाजित किया। एक थे बड़े उद्योग, दूसरे लघु उद्योग। बड़े उद्योगों के अंतर्गत खानों, सागर खनिजों एवं नमक उद्योग को लिया और इनमें राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादन पर अधिक जोर दिया। खानों पर स्वामित्व 3 प्रकार का था। एक तो सरकार द्वारा खोदी जाने वाली खानें, दूसरा राज्य एवं व्यापारिक संस्थानों के द्वारा मिलकर खोदी जाने वाली खानें और तीसरी निजी खानें। नमक पर राज्य के एकाधिकार की बात कही उन्होंने एवं खनिजों के औद्योगिक उत्पादनों पर केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता को भी प्रतिपादित किया। दूसरे थे लघु उद्योग। लघु उद्योग में यद्यपि कुछ वस्तुओं पर राज्य के एकाधिकार की बात का उल्लेख है पर अधिकांश लघु उद्योगों पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। स्वतंत्र व्यापारी मजदूरों एवं कारीगरों से वस्तुओं को बनवाते एवं बेचते थे। कौटिल्य ने विभिन्न उद्योग धंधों में सूती एवं ऊनी कपड़े कैसे और कहाँ बनता था इसका पूर्ण विवरण दिया। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी नाम लिया। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय चीनी रेशमी वस्त्र भारत में आता था। काष्ठ, शिल्प, चर्म, सुरा व्यवसाय आदि की उन्नत अवस्था का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। फिर है व्यापार संबंधी विचार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यापार एवं उसके नियमों का सम्यक विवेचन किया। उन्होंने सोने के व्यापार को प्रमुखता दी। कौटिल्य ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों तथा तत्संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। आयात निर्यात दोनों ही प्रकार की सामग्री पर कर लगाए जाते थे। आयात कर को प्रवेश एवं निर्यात कर को निष्क्राम्य कहते थे।
आयात कर 20%, परंतु निर्यात कर की दर निश्चित रूप से ज्ञात नहीं थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों के प्रवेश एवं निष्क्रमण का पूरा प्रबंध था। आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ ही कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। अस्त्र शस्त्र, सैन्य अश्व, पशु, अन्न, इन सभी का निर्यात वर्जित था एवं आयात निःशुल्क एवं कर मुक्त था। साथ ही ये भी व्यवस्था थी कि जहाँ लाभ हो वहीं सामान बेचना चाहिए। उनके द्वारा जो व्यापारिक विधान था उसके उनके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो राष्ट्रीय या राज्य की आय में वृद्धि और दूसरा उपभोक्ता का संरक्षण। फिर आता है हमारे मुद्रा व्यवस्था, अर्थात जिसके अंतर्गत माप, तोल, बाजार का संगठन आदि से संबंधित विचार। कौटिल्य ने द्रव्य के दो कार्य माने। एक तो था विनिमय का माध्यम और दूसरा था कोष में धन जमा करने के लिए विधिग्राह्य माध्यम। कौटिल्य के अनुसार उस समय का जो प्रामाणिक सिक्का था वो था पण, जिसको बनाने के लिए 4 माशा तांबा, 1 माशा तीक्ष्ण, रिपु, शीशा व अंजन और शेष 11 मासे चांदी का योग आवश्यक था। मुद्रामान स्वर्ण विनिमय मान था, क्योंकि अन्य प्रकार के सिक्कों, सांकेतिक सिक्कों का मूल्य स्वर्ण के रूप में निर्धारित था। साथ ही स्वर्ण एवं चांदी की विनिमय दरें भी निर्धारित थी। चाणक्य ने जिस मुद्रा व्यवस्था का विधान बनाया है वह मितव्ययी, सुविधाजनक, सरल एवं लोचदार है। सिक्कों की ढलाई का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त स्वर्णकार के हाथ में है और यदि वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो उसके लिए भी कठोर दंडों का विधान उन्होंने बताया था। मापतोल पर राज्य का अधिकार था। बांटों पर चिन्ह लगे हुए थे। कौटिल्य के अनुसार भारी वस्तुओं के लिए भी तोल निर्धारित थे। अन्न एवं गीली वस्तु बर्तन द्वारा माप कर दी जाती थी। भारी तोल का आधार द्रोण था। लंबाई मापने के लिए अंगुल का प्रयोग होता था और कौटिल्य ने 16 प्रकार के तराजुओं का भी उल्लेख किया है और जो सबसे भारी तराजू जो था वो लकड़ी का होता था, उसके लकड़ी का होता था। अब आते हैं आपके बाजार संगठन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तत्कालीन बाजार व्यवस्था का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो तत्कालीन बाजार व्यवस्था थी उसका विवरण बताता है कि बाजार संगठन इतना अच्छा था कि थोड़ी सी भी चोरबाजारी करने पर जो दुकानदार था वो दंड का भागीदार होता था। बाजारों की देखरेख के लिए एक निरीक्षक होता था। उसका कर्तव्य था कि वह तराजू, बाँट, नाप के बर्तनों तथा तोल आदि की जो सामग्री थी उसका निरीक्षण करना था। बाजार संगठन को कल्याण को दृष्टि में रखकर बनाया गया था। अब है लाभ के नियम। कौटिल्य ने स्थानीय उत्पादित वस्तुओं के क्रय पर 5%, विदेशी वस्तुओं के क्रय पर 10% लेने का विधान बताया। वस्तुएं बाजार के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बेचना वर्जित था एवं कोई भी व्यक्ति निर्धारित लाभ से अधिक लेने का अधिकारी नहीं था। श्रम संबंधी विचार। कौटिल्य ने श्रम को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा एवं मजदूरी के नियमों का प्रतिपादन किया। अधिक काम करने पर अधिक मजदूरी दी जाए,
और मजदूरी का भुगतान न करने पर उसकी राशि का 10 गुना या 6 पण उसको जुर्माना देना होगा। और इसके साथ ही मजदूरी नहीं देने पर अर्थात मजदूरी हजम कर जाने पर राशि का 5 गुना एवं 12 पण या फिर 12 पण जुर्माना देना होगा, ऐसा इन्होंने विधान बताया था। राज्य कर्मचारियों के काम करते हुए मर जाने पर उनके वेतन आदि को उनके पुत्र या पत्नी को दे दिया जाना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि यदि खजाने में कमी है तो राजा सहायता देने योग्य पुरुषों को पशु एवं जमीन दे देवे। कौटिल्य के अनुसार अपनी जीविकोपार्जन के लिए स्त्रियां भी कार्य करती थी। जो स्त्रियां पर्दे में रहकर ही कार्य करना चाहे उनके या फिर जिनके पति परदेश गए हो या विकलांग हो या अवाज स्त्रियां हो जो कि स्वयं अपना पेट भरना चाहती हो, तो उनसे सूत कतवाने का काम करावे और उनके साथ अच्छी तरह जो सत्कार पूर्वक है वो व्यवहार करें। अर्थशास्त्र में उन्हें उचित वेतन दिए जाने का भी उल्लेख है। लेकिन यदि साथ में कोई वेतन लेकर काम न करने वाली स्त्री है उसके लिए भी उन्होंने कठोर नियमों का प्रतिपादन किया था। कौटिल्य ने विभिन्न श्रम संघों का भी उल्लेख किया है। संघों के लिए उन्होंने बताया था कि वो बताए गए नियमों का ही पालन करें, नियमों पर ही कार्य करें, और यदि वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके दंड देने का भी उन्होंने विधान बताया। और उन्होंने बहुत सारे जो संघ थे उनके प्रकार भी बताए, जैसे बढ़ईगिरी, खान कार्यकर्ता संघ, बुनकर संघ, पाषाण कलाकारी, पुरोहित, गायक, चिकित्सक कार्यकर्ता, सेवा संघ, क्रय विक्रयकर्ता, न्यूनतम कलाकार। इस प्रकार कौटिल्य ने इन संघों को मजदूरी एवं कार्य के विभाजन का निपटारा करने वाला बताया था। और उस समय कलाकारों एवं कुशल श्रमों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने ये जो विभिन्न संघ बताए इनके माध्यम से राज्य की आर्थिक और इन संघों के माध्यम से राज्य की आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं पर विचार किया जाता था। कौटिल्य के समय में अनेक प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं के लिए विशेष प्रकार के वर्गों का जन्म हो चुका था और प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने अलग अलग नियमों का प्रतिपादन किया था। अब आता है ऋण एवं ब्याज संबंधी विचार। कौटिल्य के अनुसार सामान्यतः व्यापारियों से 100 पण पर माह में 5 पण, जंगल में रहने वालों तथा वहाँ व्यापार करने वालों पर 10 पण, समुद्र में आने जाने वालों तथा व्यापार करने वालों से 20 पण ब्याज लेने का विधान प्रतिपादित किया था। कौटिल्य के अनुसार जुआ खेलना वर्जित है क्योंकि यह धन विनाश का प्रमुख कारण है और जुआ खेलने वालों को कठोर दंड देने का विधान भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति, अपने अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत संपत्ति उसको प्राप्त करने, उसके बंटवारे, क्रय, दान देने तथा जो अवैधानिक व्यवहार है वो करने पर अनेक प्रकार के दंडों का भी विधान किया है। उनका कहना है कि जिस पुरुष की संपत्ति के साक्षी नहीं मिलते हैं परंतु यदि वह उसे लगातार उपयोग करता चला आ रहा है तो यही बात उसके स्वामित्व को या स्वत्व को बतलाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है, अर्थात वही उसका स्वामी कहलाएगा। जो पुरुष दूसरों से भोगी हुई अपनी संपत्ति की 10 वर्ष तक परवाह नहीं करता फिर उस संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहता है। इसके साथ ही संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होते हुए उन्होंने एक प्रकार के नियंत्रण लगाए हुए थे। हर व्यक्ति को अपनी भूमि बेचने और खरीदने का अधिकार नहीं है। केवल जो कर देने वाले और कर लेने वाले हैं उनको ही अपनी भूमि कर देने वालों को ही अपनी भूमि बेच सकते हैं, अर्थात जो दोनों लेने और देने वाले हैं वो कर देने वाले होने चाहिए व्यक्ति, तभी भूमि का क्रय विक्रय हो सकता है। जिनको भूमि ब्राह्मण की रीति पर दान में मिली है वह ब्राह्मण अपनी भूमि से ऐसे ही ब्राह्मणों के पास में गिरवी रख सकता है।
माता पिता दोनों या केवल पिता के जीवित रहते हुए पुत्र संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। जिसकी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो उसकी संपत्ति को राज्य अपने अधिकार में ले सकता है। इस प्रकार उन्होंने संपत्ति से संबंधित भी नियम बताए थे। अब आता है हमारा सार्वजनिक आय या सार्वजनिक वित्त से संबंधित नियम। क्या बताए उन्होंने? कौटिल्य के अनुसार सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य राजा द्वारा प्रजा को 4 पुरुषार्थों में सहयोग देना है। राजकोष की वृद्धि हेतु, राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाने, सभी प्रकार के अन्न उत्पादन को प्रोत्साहित करने, व्यापार योग्य वस्तुओं में वृद्धि, कर चोरी को रोकना, एक समय पर निश्चित या ठीक समय पर करों की वसूली के अतिरिक्त करारोपण, सरकार की कृषि उद्योगों, व्यापार, खनन, मत्स्य पालन आदि में भागीदारी से आय प्राप्त करना आदि उपायों का उन्होंने समावेश किया है। राज्य को दिए जाने वाले अंश को शुल्क या कर कहते हैं और उन्होंने इसके 3 रूप बताए हैं। पहला है बाह्य अर्थात अपने देश में उत्पन्न, अभ्यंतर अर्थात जो राज्य की राजधानी या दुर्ग में उत्पादित वस्तुओं पर जो वसूल किया जाता है, और तीसरा आतिथ्य अर्थात विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं या माल पर जो कर लगाया जाता है, अर्थात 3 प्रकार के कर हो गए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शुल्क, चुंगी या करों के नियमों का भी प्रतिपादन किया। कौटिल्य ने समाहर्ता, गोप, स्थानिक आदि के माध्यम से लोगों से कर या शुल्क वसूल करने का दायित्व बताया। अर्थात ये जो नाम है समाहर्ता, गोप, स्थानिक, ये व्यक्ति कर वसूल करने के अधिकारी। ये आय व्यय का पूरा विवरण रखते थे। कर के उन्होंने 5 प्रकार बताए, 5 प्रारूप बताए: सेन भक्तम, उत्संग, पार्श्व, परिहीनिका और औपायनिक। करों का भुगतान नकद, सिक्कों एवं स्रोतों के रूप में किया जा सकता था। हमें विभिन्न आय के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? विभिन्न प्रकार के भूमि कर, आकस्मिक आय कर, शहरों में मकान पर कर, कलाकार कर, मत्स्य कर, वेश्य या द्यूत कर, नशीली वस्तुओं एवं कसाई खानों पर कर, बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर, आयात निर्यात कर, संपत्ति कर, वनोत्पादन कर, खनन कर, नमक एवं अन्य वस्तुओं पर एकाधिकारिक कर, श्रमिक कर, मार्ग कर, नहर कर, सामान लेने देने वाली गाड़ियों पर कर, भारी गाड़ियों पर कर, सामान लादने वाली, अन्य ऋण पर कर, खैराती कर, उत्संग आदि पर आकस्मिक कर, कानून न्यायालय कर और अन्य अव्यवहारिक कर, अर्थात इतने प्रकार के करों का उन्होंने विवरण दिया है। कर या चुंगी का जो भुगतान है वो नकद, सिक्कों तथा वस्तुओं के रूप में किया जाता था। फिर है सार्वजनिक व्यय। जहाँ एक और उन्होंने अपनी इसमें राजकीय आय के स्त्रोतों का उल्लेख किया, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक आय का भी भली भांति विवेचन किया और उसकी कुछ मुख्य निम्नलिखित मदें बताई है। धार्मिक कर, राजकीय गृह कार्यों का प्रबंध, आधिकारिक वेतन का भुगतान, कारखानों का प्रबंध, श्रमिकों का भुगतान, कृषि उत्पादन पर व्यय, सैन्य शक्ति का संगठन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, वेधव्य पालन, जनहित कार्य जैसे सड़कों, नहरों आदि का निर्माण, बच्चों, अधिकारियों और जो सेना के लोग हैं उनको पेंशन, इन सब जो हैं इनसे संबंधित जितने भी जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित किए जाने का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य ने करारोपण के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है, जिनमें कर वर्ष में केवल एक बार और उनकी करदान क्षमता के अनुसार लगाए जाने की बात कही। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित
आर्थिक विचारों के आधार पर प्रथम अर्थशास्त्री कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके विचार आधुनिक एवं प्राचीन अर्थशास्त्र से काफ़ी मेल खाते हैं और अधिकांश मत एवं सिद्धांत आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित हैं। राज्य में हस्तक्षेप, राजकीय आर्थिक क्षेत्र व उत्पादन के आयोजन आदि के साथ निजी संपत्ति के अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के योग से अर्थशास्त्र में जिस आर्थिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है वह वर्तमान भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के अधिक समीप है। अर्थात उनके अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के समाधान एवं अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन का व्यवहारिक पहलू प्रस्तुत करते हैं, जो कल्पनाओं से परे होकर वास्तविकताओं के अधिक नज़दीक है। धन्यवाद।